नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वेनेजुएला सरकार ने करवाया जनमत संग्रह। एसेक्विबो क्षेत्र पर दावे से है संबंधित। वेनेजुएला और गुयाना के बीच बढ़ा है तनाव। आ गए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने हासिल किया बहुमत। 40 में से 27 सीटें जीतकर रचा इतिहास। और COP28 में भारत के बयान से मची हलचल। कहा, बिजली उत्पादन के लिए कोयला ही पहली पसंद। बयान भारत की नेट शून्य हासिल करने की योजनाओं के बिल्कुल विपरीत। आइए खबरों की शुरुआत करें। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो विश्व सुंदरियों और अपने ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है, लेकिन हाल ही में इस देश के अपने पड़ोसी देश गुयाना के साथ संबंधों में तनाव आते दिख रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला सरकार एक जनमत संग्रह करवा रही है। जनमत संग्रह वेनेजुएला और गुयाना के बीच एक विवादित क्षेत्र पर दावे के लिए है। यह विवादित क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक ऑयल रिच एरिया है, मतलब यहाँ भरपूर मात्रा में तेल भंडार हैं। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। आप वर्ल्ड मैप उठाइए और दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला पर नजर डालिए। वेनेजुएला के उत्तर में आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा। पश्चिम में यह देश कोलंबिया को टच करता है और दक्षिण में ब्राजील के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में स्थित है गुयाना उच्च भूमि या फिर हाईलैंड्स। इस गुयाना क्षेत्र पर ब्रिटिशों का भी राज रहा था और फ्रांसीसियों का भी। इसीलिए आपको पश्चिम से पूर्व की ओर ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना देश मिलेंगे। अब आप गुयाना या ब्रिटिश गुयाना पर नजर डालिए। गुयाना के लगभग बीचों बीच से एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है एसेक्विबो नदी। वेनेजुएला कहता है कि इस नदी के पश्चिम का पूरा क्षेत्र वेनेजुएला का है। इस विवादित क्षेत्र का नाम भी इसी नदी के नाम पर है, मतलब क्षेत्र का नाम है एसेक्विबो क्षेत्र। वर्तमान में यह विवादित क्षेत्र गुयाना के अंदर आता है, यानी यह गुयाना सरकार द्वारा प्रशासित है। यह क्षेत्र लगभग 1,59,500 वर्ग किलोमीटर का है। यह वर्तमान में गुयाना द्वारा नियंत्रित कुल भूमि का 2/3 हिस्सा है। यह गुयाना के कुल 8 लाख नागरिकों में से 1.25 लाख नागरिकों का घर है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में विवाद नया नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आपने क्षेत्रीय विवाद की कोई खबर पढ़ी हो तो विवादों के बीच में हमेशा किस देश का रोल आपने देखा है? इस क्षेत्रीय विवाद में भी ब्रिटेन का ही हाथ है। यह विवाद 1 सदी से भी अधिक समय से चल रहा है। साल 1899 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस क्षेत्र को ब्रिटेन को सौंप दिया। उस समय गुयाना को ब्रिटिश गुयाना के नाम से जाना जाता था। फिर गुयाना 1966 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। फिर ब्रिटेन और वेनेजुएला ने एक समझौता किया। समझौते के तहत गुयाना के प्रतिनिधियों से बना एक आयोग स्थापित किया गया, जिसका काम था वेनेजुएला क्षेत्रीय विवाद पर विचार करना। इस समझौते को भी जिनेवा समझौते के रूप में जाना जाता है, लेकिन लगभग 6 दशक बीत जाने के बावजूद अभी तक इस विवाद का कोई समाधान नहीं हुआ। फिर 2015 में अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल द्वारा एसेक्विबो के अपतटीय जल में तेल की खोज के बाद यह विवाद और बढ़ गया है। आपको समझ आ गया होगा कि दरअसल दोनों देशों का विवाद राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक है। वेनेजुएला की नज़र इस बेशुमार ऑयल रिजर्व पर है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ने 2019 में दक्षिण अमेरिकी देश के तेल क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे। खैर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद गुयाना इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले गया। नीदरलैंड के हेग में स्थित ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक निकाय है, जिसकी प्राथमिक भूमिकाओं में से एक देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना है। वेनेजुएला ने हालांकि ये नहीं माना है कि यह विवाद ICJ के क्षेत्राधिकार के तहत आता है, लेकिन वेनेजुएला अदालत की सुनवाई में भाग जरूर लेता है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे चौंकाने वाले हैं। मिजोरम विधानसभा की 40 में से 27 सीटें ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। अब जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि मिजोरम में 1984 से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार ZPM ने 36 साल लंबे मिजो नेशनल फ्रंट कांग्रेस के एकाधिकार को ध्वस्त कर दिया।
फिलहाल MNF पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ZPM की बात करें तो ZPM के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा ने शेरछिप निर्वाचन क्षेत्र से निर्णायक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से मिजोरम में चुनाव काफी हद तक सत्ता विरोधी लहर से तय होते रहे हैं, जिसमें मतदाता या तो MNF को जितवाते थे या फिर कांग्रेस को। वहीं ZPM का गठन 2017 में 6 छोटे क्षत्रिय दलों और नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन के रूप में किया गया था और 2018 तक यह एक मान्यता प्राप्त पार्टी भी नहीं थी। COP28 शिखर जलवायु सम्मेलन के दौरान कोयले का उपयोग एक प्रमुख मुद्दा है। सभी देश चाहते हैं कि दुनिया कम से कम कोयले का उपयोग करे और गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर आगे बढ़े, लेकिन भारत ने इसके ठीक उल्टा कहकर दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने कहा कि वो निकट भविष्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना पसंद करेगा। यह बयान भारत की नेट जीरो हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बिल्कुल उलट है। आपको ये भी पता होगा कि दूसरी तरफ भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विस्तार भी कर रहा है। भारत ने 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और 2070 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का वायदा भी किया है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ और भारत कोयले पर इतना अधिक निर्भर क्यों है। देखिए, हाल के वर्षों में भारत में बिजली की मांग तेज गति से बढ़ रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की बिजली आवश्यकता लगभग 8% बढ़ गई थी। बिजली की यह मांग एशिया प्रशांत क्षेत्र की मांग से लगभग दोगुनी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के पहले 2 महीनों में बिजली की मांग 1 साल पहले की तुलना में 10% बढ़ गई है। सवाल है कि बिजली की मांग क्यों बढ़ रही है। देखिए, बढ़ती मांग का मेन रीजन उच्च आर्थिक गतिविधि है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां देश में ऊर्जा के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बिजली का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही घरों में उपयोग होता है और इसके बाद कृषि क्षेत्र का नंबर आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लेटेस्ट विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 30 वर्षों में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए देश की बिजली की आवश्यकता 2050 तक 9 गुना बढ़ सकती है। अब बिजली की यह अभूतपूर्व मांग भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिजली की मांग को पूरा करने के कारण कोयला उत्पादन बढ़ गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में कोयला उत्पादन 778 मिलियन टन था और अब यह बढ़कर 2022-23 में 893 मिलियन टन हो गया। कोयला उत्पादन की यह वृद्धि लगभग 14% की है। भारत ने 2024-25 के लिए 1.31 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है और 2030 तक इसे 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सवाल है कि भारत की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयला ही इतना जरूरी क्यों है। जवाब है क्योंकि कोयला ही इस समय देश के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। हालांकि भारत हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन में अपनी नवीकरणीय हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कुल आवश्यकता को पूरा करने के करीब नहीं है। वर्तमान में देश में उत्पादित कुल ऊर्जा में से केवल 22% नवीकरणीय स्रोतों से आता है। जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला, अभी भी भारत की 75% बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा उत्पादन का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की उपलब्धता जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को बैटरी भंडारण में भारी निवेश करना होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है, अपने 2030 तक के नवीकरणीय लक्ष्य की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए भारत को 60 गीगावाट से अधिक बैटरी भंडारण की आवश्यकता है। लेकिन बैटरी भंडारण काफी महंगा प्रोसेस है। कोयले पर निर्भरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल विद्युत की अपनी समस्याएं हैं। कई जल विद्युत परियोजनाएं आलोचनाओं के घेरे में हैं क्योंकि कथित तौर पर इन परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी क्षति पहुंचाई है और क्षेत्र में जल संसाधनों पर संभावित संघर्षों के बारे में चिंताएं बढ़ाई हैं।
कोयले पर निर्भरता का अन्य कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कम ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी है। 2021-22 के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने भारत में उत्पादित कुल बिजली का सिर्फ 3.15% उत्पादित किया। अब सवाल है कि आगे की राह क्या है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अभी कई समस्याएं हैं। जब तक इन समस्याओं का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, भारत बिजली के लिए कोयले पर ही निर्भर रहेगा। कमेंट करके बताइए कि भारत का यह कदम आपको कैसा लगा। दुबई में चल रहे COP28 जलवायु सम्मेलन में कई नए टर्म्स या शब्द चर्चा में आ रहे हैं। ऐसे टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है ग्लोबल स्टॉकटेक। तो चलिए बिना समय गवाए इस टर्म को जानते हैं। देखिए, लगभग 200 देशों की सरकारें दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। यह बैठक इस वर्ष के अंत में हुई है, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है। अब COP28 के देश इस बात की जांच करेंगे कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कितनी प्रगति की है। इसी जांच की प्रक्रिया को ग्लोबल स्टॉकटेक कहा जाता है। यह प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2015 में पेरिस समझौते के बाद पहली बार हो रही है। ग्लोबल स्टॉकटेक के बाद कुछ परिणाम भी हासिल होंगे। ये परिणाम भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ये निर्धारित करेंगे। जैसे क्या अधिक कठोर राष्ट्रीय नीतियां बनाने की ज़रूरत है, क्या अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत है, या गरीब देशों को स्वच्छ हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए वित्तीय रूप से कैसे सक्षम बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के शब्दों में यह हमारे ग्रह की स्थिति पर एक लंबी गहन नज़र डालने और भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करने का क्षण है। देखिए, 2015 में पेरिस ने COP21 की मेज़बानी की थी। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था क्योंकि यहाँ पहली बार सभी देश जलवायु संकट से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। पेरिस समझौते ने सभी देशों के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना अनिवार्य बना दिया। इसे ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के रूप में जाना जाता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी मेंबर देश पहली बार 2023 में और उसके बाद हर 5 साल में अपनी प्रगति का आकलन करेंगे। आपको याद दिला दें कि पेरिस समझौते का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक युग यानी 18वीं सदी के मध्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2023 में पहले ग्लोबल स्टॉकटेक पर एक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके अनुसार वैश्विक समुदाय कार्रवाई के लिए प्रेरित हुआ है और कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन यह अभी बहुत कम है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसे एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले 72 बॉक्स से बनाया गया है। ये बॉक्स हल्के और छोटे हैं और इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। इस अस्पताल में एक साथ कम से कम 200 रोगियों का उपचार हो सकता है। भारत को सबसे अधिक मत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया। परिषद का कार्यकाल 2024 से 2025 तक 2 वर्ष का होगा। IMO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। इसे 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अभी हाल ही में माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके चलते 11 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई और कई लोग लापता हो गए। आपको बता दें, इंडोनेशिया में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने हाल ही में ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाली वे देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दरअसल वैशाली पहले से ही ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले आर प्रज्ञानानंद की बहन है। आपको बता दें कि ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च उपाधि या रैंकिंग है जो एक शतरंज खिलाड़ी को प्रदान की जाती है और यह उपाधि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा दी जाती है। चीन से शुरू हुई बच्चों में श्वसन से संबंधित बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी ही बीमारी के मामले
अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखे जा रहे हैं। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों के फेफड़ों के एक्सरे पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। इसे ही व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। दरअसल सामान्य अवस्था में एक्सरे या सीटी स्कैन में फेफड़े काले दिखाई देते हैं, लेकिन जब फेफड़ों में सूजन या तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो ये सांस लेने की प्रक्रिया को रोक देता है। ऐसी अवस्था में फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं और यह सफेद धब्बे बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण का कारण हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर जोन बीते दिनों चक्रवात मिचोंग में बदल गया और यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा को प्रभावित करेगा। चक्रवात 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इसे मिचोंग नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है तथा इस वर्ष हिंद महासागर में बनने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी का चौथा चक्रवात है। आइए जल्दी से आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा एसेक्विबो क्षेत्र का विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है? स्पेन और पुर्तगाल, वेनेजुएला और गुयाना, चीन और फिलीपींस या फिर रूस और यूक्रेन? अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुर्खियों में आया है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर बोलीविया? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया? वी.आर. ललितांबिका, एस. सोमनाथ, सुधा मूर्ति या फिर लोपामुद्रा सेन? सही जवाब है ऑप्शन ए, वी.आर. ललितांबिका। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, उस पर रोज़ाना इसकी PDF उपलब्ध होती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही अगर आपको ये बुलेटिन अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।